अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसमें हम बात कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 1 की। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 13। इससे पहले वाले लेक्चर्स आप इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द मेन स्टेक होल्डर्स एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल के हवाले से जो पावर एंड स्टेटस होता है स्टेक होल्डर्स के पास वो और उनकी ग्रेड्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं। इससे पहले इंटरनल स्टेक होल्डर्स में हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को तो देख ही लिया था कि जो कि सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं। Oddly, perhaps non-executive directors are external stakeholders के जो नॉन एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो तो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर में आ रहे होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हैं, उनको कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो क्योंकि ये फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते, इसलिए इनका कंपनीज में लाजिम दाखिल होना या लाजिम होना, वहां पर मौजूद होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं है। इसको हम देखेंगे, ये जो फर्दर इसके पॉइंट्स हैं आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगी। इसमें बहुत मजे मजे की हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो वो कहता है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। ऑल दे आर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, अगरचे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स तो होते ही हैं, दे आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयज, लेकिन ये फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते। फिर ये क्या होते हैं? वो कहता है एंड दे आर यूजुअली अपॉइंटेड टू अ कंपनी बोर्ड। इनको एक कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करता है। क्यों अपॉइंट करता है भाई, उसकी हम यहाँ पे रीजंस देखेंगे। तो वो कहता है, तो इसमें हम देखेंगे दो पॉइंट्स जिनकी वजह से किसी भी कंपनी का बोर्ड उनको अपॉइंट कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले ना मैं आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक बहुत बढ़िया एक एक मजाकिया एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा देखिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, जिस सिटी में रहता हूँ, एक छोटा सा सिटी है, तो वहाँ पे लैपटॉप ठीक करने की जो शॉप्स हैं वो 2 से 3 हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे बंदे नहीं हैं एक्सपर्ट के उन्हें बिल्कुल ठीक करना आता हो। अच्छा, अब जब एक बार मेरा लैपटॉप खराब हुआ है, वहाँ पे मैं इनके पास लेके गया हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि इसको लाहौर भेजना पड़ेगा, यहाँ पे ठीक नहीं हो सकता। अगर नहीं भेजना तो फिर 1 2 3 दिन ठहर जाए। अच्छा भाई ठीक है। लेकिन मुझे जब पता चला कि इसके पीछे कहानी क्या है, तो भाई इसके पीछे कहानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की है या नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की है या नॉन एग्जीक्यूटिव पीपल की है। किस तरह से? यार, नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कंपनी में मौजूद नहीं होते इंटरनली, वो एक्सटर्नल लोग होते हैं, कंपनी से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज होता है, ठीक है, जो कि उनके पास नहीं होता, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास नहीं होता। जो बाहर नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज होता है। अच्छा, अब जब मैं लैपटॉप लेके गया, उन्होंने कहा 2 3 दिन फिर ठहर जाए, हमारा एक बंदा बाहर गया हुआ है, वो जैसे ही आएगा ना फिर वो ठीक करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। जब 2 3 दिन के बाद गया तो वो आ गया था, ठीक है, फिर उसने मेरा लैपटॉप भी ठीक कर दिया। लेकिन फिर मुझे इसके पीछे कहानी पता चली जो मेरे एक दोस्त ने बताई थी, वो यही थी। क्यों? देखें, देखें, वो शॉप में जो मैं लेके गया था ना लैपटॉप, वो वहाँ का बंदा नहीं था जिसने वो लैपटॉप ठीक किया था। वो कोई इरेलीवेंट था, यानी एक्सटर्नल था, उस शॉप में वो काम नहीं करता था, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि जो एक्सटर्नल लोग हैं, यानी कि जैसे एक्सटर्नल वो लड़का था, उसने पता क्या किया था, उसको इस सिटी में काम नहीं मिल रहा था, उसके पास इतनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं था कि एक लैपटॉप को किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से ठीक करना है, ये वो। उसने फिर क्या किया, ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरी सिटीज में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो लाहौर में था तो वो किसी ऑफिस सेंटर में होगा, किसी शॉप में होगा, तो उसने वहां से सारा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ था, नॉलेज था उसको सब कुछ, और इसलिए वो कोई उसका जानने वाला था। 2 3 दिन के बाद वो कहीं से आया तो उसने मेरा लैपटॉप ठीक करवा दिया। तो पहले पॉइंट में, ए में, यही चीजें हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ए पॉइंट में वो कहता है कि दे ब्रिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू द बोर्ड। वो एक्सपीरियंस और नॉलेज देते हैं बोर्ड वालों को, डेट दे हैव गेन्ड आउटसाइड द कंपनी, जो उन्होंने आउटसाइड द कंपनी गेन किया होता है। इसी तरह से उस लड़के की एग्जांपल है कि उसने जो आउटसाइड द शॉप उसने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है कहीं से, फिर वो उसने आके उस शॉप वाले को यानी मुझे दिया है।
मेरा लैपटॉप ठीक करके दिया है। इसलिए वो कहता है एंड विच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डू नॉट हैव, जो एग्जीक्यूटिव यानी इंटरनली आपकी कंपनी में मौजूद होते हैं, उनके पास ये एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है जी, अब अगर हम देखें सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में वो क्या बात बताना चाह रहा है। सेकंड में वो हमें कहता है कि आपके जो देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर्स या अदर मैनेजर जो आपकी कंपनी में मौजूद हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, उनसे मुख्तलिफ होते हैं। क्यों कंसर्न होता है ना, बोनसेस मिलते हैं उनको, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन दे आर नॉट अफेक्टेड बाय कंसर्न। इसलिए वो यहाँ पे कहता है वो इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते, पावर हो, स्टेटस हो, जॉब सिक्योरिटी उनको मिले, उनको उनकी रिम्यूनरेशन मिले, उनको उनका बोनस मिले, नहीं भाई, उन्होंने जो काम करना है उन्होंने उसी के पैसे उनसे ले लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ a company is good corporate governance practice because independent NEDs, non-NEDs mean non-executive directors, can help to prevent a company from being dominated by the personal interest of the executive directors। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पर्सनल इंटरेस्ट यानी उनकी पर्सनल चीजें जो भी है उनको नुकसान पहुंचाए बगैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सपीरियंस और नॉलेज जिनके पास होता है उससे आगाह करते हैं और उनकी कंपनी के जो मसले मसाइल होते हैं उनको ठीक कर देते हैं। बस यही होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फर्दर टॉपिक्स पे, जो हमारा है द मेन स्टेक होल्डर। मेन स्टेक होल्डर क्या होता है? देखिए, मेन स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि ऐसे स्टेक होल्डर्स जो लेजेंड हो, जो मेन हो, जिनके बिना कोई काम ना होता हो कंपनी का। अच्छा, लेकिन वो हैं कौन, ये पता लगाना मुश्किल है? नहीं मुश्किल। द मेन स्टेक होल्डर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है मेन स्टेक होल्डर, वो इंटरनली हो, एक्सटर्नल कोई बंदा हो, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो। आर दोज हु एक्सरसाइज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, जिनका बहुत ही ज्यादा असर हो उस कंपनी पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो या जिस तरह से लिहाज से वो भी काम कर रहा हो, लेकिन वो हो मेन स्टेक होल्डर। वो कहता है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर इन ए कंपनी आर यूजुअली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में मौजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मेन स्टेक होल्डर होते हैं। एंड पॉसिबली आल्सो सीनियर एग्जीक्यूटिव, अगर कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो वही उस कंपनी के मेन स्टेक होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी को मैनेज करना होता है, कंपनी के ऑपरेशंस को देखना होता है, कंपनी किस तरह से ऑपरेट कर रही है, किन किन चीज़ों की ग्रोथ है वो बढ़ रही है, किन किन चीज़ों की लो हो रही है, तो उन्होंने ही अपनी कंपनी को मैनेज करना होता है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है दीज आर द इंडिविजुअल विद द पावर टू मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन फॉर द कंपनी। ये वो इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फैसले लेने की पावर मौजूद होती है अपनी कंपनी के लिए, यानी अपनी कंपनी के तकरीबन तमाम फैसले यही लोग कर रहे होते हैं, या कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या कोई सीनियर बंदा हो। द डायरेक्टर विल ऑफन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनकी जो अब कंपनी में जिन्होंने शेयर ऑन किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप 80% शेयर के मालिक हैं किसी कंपनी में, अगर डायरेक्टर ने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो वो आपसे भी कोई ना कोई राय लेगा, कोई ना कोई ओपिनियन लेगा। स्पेशली देयर लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स बिकॉज शेयर होल्डर कैन टेक सम एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स इफ दे आर डिससेटिस्फाइड। अगर आप एज अ डायरेक्टर को गलत काम कर दें, तो मैं शेयर होल्डर, मेरी इन्वेस्टमेंट है आपकी कंपनी में, तो मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, मैं आपसे मुतमईन नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर कैन वोट अगेंस्ट द री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। मुझे आप एज अ डायरेक्टर पसंद नहीं है, मैं आपके अगेंस्ट मुहिम चला के कोई इलेक्शन करवा देता हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है, डायरेक्टर बदलो। हाँ, वोटिंग के थ्रू ऐसा हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में ऐसा हुआ है कि जो डायरेक्टर गलत काम कर रहा हो, वोटिंग करवाने पर शेयर होल्डर की तरफ से वो उस डायरेक्टर को कंपनी से रिमूव कर दिया जाता है या ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है और नया डायरेक्टर ले आते हैं, ठीक है। ये था मेन स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स क्या है? अब देखें, टर्म से ही वाज़ेह है, आपको डेफिनेशन जो होगी उसमें भी आप देख लेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक का नेम है उसी से हमें पता चल रहा है कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर क्या होते हैं। ऐसे स्टेक होल्डर जो आपस में कनेक्ट हों, वो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनली सारे कनेक्ट हों, लेकिन क्योंकि हम तो यहाँ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं,
तो बाहर की दुनिया में बैठे सब डायरेक्टर, सब सीनियर मैनेजर्स मिल के कोई कंपनी के लिए ऐसा काम कर दें जो कि उसके फायदे में हो, तो ऐसे सब स्टेक होल्डर्स को क्या कहते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर। वो एज अ सर्कल, एज अ टीम वर्क कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़कर। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अदर स्टेक होल्डर ग्रुप्स other than the directors, senior management, and the shareholder might influence that the decision that directors and senior management make. या देखें ना, जो डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट कोई डिसीजन बनाते हैं, जरूरी नहीं है दूसरे डायरेक्टर्स, दूसरे स्टेक होल्डर्स या सीनियर मैनेजमेंट भी आपस में कनेक्ट होकर डिसीजन कर सकते हैं कंपनी के लिए। द टर्म कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन्स अ स्टेक होल्डर, एक ऐसा स्टेक होल्डर कनेक्टेड स्टेक होल्डर कहलाता है जो क्या करे, वो कहते हैं वो इज नॉट अ डिसीजन मेकर। वो डिसीजन मेकर ना हो, उसका हक नहीं है कि आपकी कंपनी के फैसले करता फिरे। और इज नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट यानी फुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना उसके पास ये हक है कि वो फुल टाइम, क्योंकि वो फुल टाइम यानी परमानेंट तो आपका बंदा नहीं है ना आपकी कंपनी का, तो उसके पास ये हक नहीं है। ठीक है, कि आपकी कंपनी के भाई पक्के फैसले करते फिरे, नो। वो एक राय दे सकता है, एक ओपिनियन शेयर कर सकता है, बट इज नेवरदलेस वेरी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिसीजन ऑफ इट्स लीडर। लेकिन हाँ, जो इस कंपनी के लीडर्स हैं, जो मेन बंदे हैं, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, उनसे वो बातचीत करके उनको मशवरा दे सकता है उनके फ्यूचर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो कहता है द मेन स्टेक होल्डर कंपनी में कौन होते हैं, द मेन स्टेक होल्डर, द मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर, सॉरी कनेक्टेड, मेन स्टेक होल्डर को तो हमने देख लिया। यहाँ पे द मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर इन अ कंपनी आर यूजुअली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी बाहर से आते हैं ना आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में काम करने। की सप्लायर्स, की सप्लायर्स, सप्लायर आपकी कंपनी के बंदे नहीं होते, वो होते हैं जो आपको आइटम्स या रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ लिया था कि कस्टमर्स, कस्टमर अब आपकी कंपनी के बंदे होते हैं, आपकी कंपनी के लोग आपकी चीजें खरीदते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन कस्टमर कौन होता है, जो बाहर से आपकी शॉप में एंटर होता है और उन चीजों को खरीदता है। तो मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी के यही होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ना कुछ सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ पावर है और उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये मैं नहीं पढ़ा सकता, टाइम ही ज़ाया होगा आप लोगों का। ये मैंने जो पीछे सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं ना, अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया तो ये मुश्किल नहीं है। इसमें क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना कुछ सोर्स ऑफ पावर बताए गए हैं और उनकी एग्जांपल दी गई है रोजमर्रा जिंदगी के लिहाज से, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टेक होल्डर्स की। फॉर एग्जांपल उसमें उसने कहा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के सोर्स ऑफ पावर क्या है, उनके लीगल राइट्स होते हैं, यानी उनको मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेंडर्स है या क्रेडिटर है, उसने आपकी कंपनी को कर्ज दिया है, लोन दिया है, तो वो उसका हक बनता है कि वो आपसे वापस ले सके, ये इसका लीगल राइट है, वो आपसे लेकर ही रहेगा। ठीक है, इसी पैराग्राफ में यही बताया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड पब्लिसिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर और लेजिस्लेटर। अब कुछ ग्रुप्स होते हैं जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं या प्रोटेस्ट ग्रुप भी, जो एहतजाज करते हैं, उनका भी हक होता है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। या कोई भी ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो इनका आप पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई ह्यूमन राइट्स की या कानून की बारादस्ती या कोई ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा, लोग अगर कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, जो कंपनी के की रिसोर्सेज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, ये एक सोर्स ऑफ पावर है। लेकिन जो एक मेजर सप्लायर होता है, मैं आपसे आपको रीडिंग करके दिखाता हूँ। अ मेजर सप्लायर कुड एक्सर्ट इन्फ्लुएंस बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ अ की रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिजल्ट इन अ सप्लायर और वेंडर रिस्क फॉर अ बिजनेस। आपकी कंपनी जो अगर किसी रिस्क में है, किसी घाटे का सौदे कर रही है, डाउन जा रही है, तो जो सप्लायर है वो रुक सकता है। ठीक है, उसका पूरा कंट्रोल है अपने रिसोर्सेज पे कि वो आपको रॉ मटेरियल नहीं दे सकता, आप कोई ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। तो ये सोर्स ऑफ पावर को ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की होती है। अच्छा, बाइंग पावर। अब बाइंग पावर क्या है, कस्टमर, कस्टमर आपसे चीज़ें लेते हैं। अगर आप महंगी चीज़ें देते हैं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि भाई हमसे ही चीज़ें लो। क्यों भाई, उन्होंने अपनी बाइंग पावर देखनी है, उनके पास इतनी ताकत है कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकें। तो वो सोर्स ऑफ पावर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एज अ कस्टमर उनके पास है। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके पास भी सोर्स ऑफ पावर है। फॉर एग्जांपल उनके पास पोजीशन की पावर है, उनका स्टेटस है, उनका एक उनके पास उनकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो उनकी पोजीशन है उस चीज़ पे। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज माइट बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर है बिकॉज ऑफ स्पेशल एक्सपर्टाइज दैट दे पोजेस। कोई ऐसी मुनफरिद चीज़ें, कोई ऐसी यूनिक चीज़ें उस बंदे के पास हैं, क्योंकि जो कि और किसी के पास नहीं है, तो वो अपनी पोजीशन पे कायम है, उसके पास इस चीज़ की पावर है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है क्लेम ऑन रिसोर्सेज।
कि रिसोर्सेज पे क्लेम होना। अब ये कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं, क्लेम है, वो क्लेम कर सकता है रिसोर्सेज पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब पावर ऑफ एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव माइट कम फ्रॉम देयर एबिलिटी टू withhold labor in the event of a dispute with a management। लेकिन यहाँ से समझ नहीं आई तो आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी किस तरह से। वो कहता है पावर माइट अराइज फ्रॉम अ क्लेम और कंट्रोल दैट एग्जिस्ट ओवर पार्टिकुलर रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। अब आप बिजनेस में काम करते हैं, आपको उसके बदले आपका पे मिलती है ना, आपकी रिम्यूनरेशन है, तो वो आपके रिसोर्सेज तो हैं सारे, ठीक है। आप उनको क्लेम कर सकते हैं, आपका पूरा हक है, ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स की सोर्स ऑफ पावर है। अगर देखें ना, एम्प्लॉइज की भी पावर है, एम्प्लॉइज बाहर से आके वहाँ पे मुलाजिम बैठे हैं, आपकी कंपनी को रन करते हैं, आपकी कंपनी ग्रोथ करती है और आपकी कंपनी अच्छा खासा पैसा छाप रही है, तो भाई उनके भी कुछ रिसोर्सेज हैं जो उनको आपने वादा किया था जॉब से पहले कि आपको सेफ्टी दी जाएगी, आपको स्टेटस होगा आपका एक, आपको रिम्यूनरेशन पे की जाएगी, तो ये सारे उनके रिसोर्सेज होते हैं, उनको मिलने चाहिए और मिलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है पर्सनल किस्मा और इन्फ्लुएंस। ये कहता है सम इंडिविजुअल माइट एक्सरसाइज कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस थ्रू देयर पर्सनल क्वालिटीज एंड क्रिश्मा। अब कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी होते हैं ना, मतलब बहुत खूबसूरत नजर आने वाले, तो फिर वो अपना काम निकलवा ही लेते हैं, आप समझदार हैं कि ये देखें ना, इसके बाद पर्सनल क्वालिटीज भी हैं, क्रिश्मा भी है। तो कुछ ऐसे वहाँ पे एम्प्लॉयज भी होते हैं, उनके पास उनकी ऐसी पावर होती है जो कि दूसरे इंडिविजुअल्स के पास नहीं होती, तो ये उनका हक है, उनके पास एक पावर है, इंटरनली पावर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये भाई एक टूल है, एक आला है, जिसकी मदद से हम ये पता लगवा सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, या वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस अगर एंटिटी पे काम कर रहे हैं, उनकी उस पे पावर कितनी है, कितना वो इम्प्रेस करते हैं लोगों को, ठीक है, और इन्फ्लुएंस कितना है। तो ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए जो टूल यूज होता है वो कहलाता है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कैटेगराइज रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन देयर पावर, influence and level of interest in a project or an entity, ठीक है। Based on the above categorization, strategies can be developed to manage all stakeholders effectively and to develop a communication plan accordingly to their consultation and engagement. This may further result in applying responsible, accountable, supporting, consulted and informative। ये आपने याद रखना है, एज एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। RSCI का मतलब क्या होता है, तो ये आप पांचों चीजें याद रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, सपोर्टिंग, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म। रिस्पॉन्सिबल यानी वो जिम्मेदार है, अकाउंटेबल भी इसी में ही आ जाता है, स्पोर्टिंग स्पोर्ट सहारा है, कंसल्ट मशवरे वगैरह हो गए, ठीक है, एंड इन्फॉर्म जो कि आपने इन्फॉर्मेशन यानी सारी मालूमात। बेस स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच रेलिवेंट स्टेक होल्डर। ये उन चीज़ों पे बेस करता है कि जो सब स्टेक होल्डर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी क्या रोल्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रेलिवेंट स्टेक होल्डर, मिलते जुलते स्टेक होल्डर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ही पोजीशन पे दो लोग हैं, तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनके मतलब ये एक दूसरे के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, ठीक है, एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं या नहीं करते। इन सब चीज़ों को जो मेजर करने के लिए जो टूल यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा जी, बस आगे कुछ ये ग्रिड स्ट्रेटेजी है, इसको आपने फॉर एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हाई पावर हाई इंटरेस्ट की जो ग्रिड है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, एंड हाई पावर लो इंटरेस्ट हो, लो पावर हाई इंटरेस्ट हो, लो पावर लो इंटरेस्ट हो, तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी मुझे लगता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसका सेल्फ टेस्ट है, कुछ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, उसी के आंसर्स आपको एंड में साथ ही दे दिए जाते हैं। ये देखिए आंसर भी दिए हैं, इनको आप एक बार रीड कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, जो बात आपको समझ नहीं आती आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मजीद पीआरसी के लेक्चर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।